नमस्कार मित्रों, प्रतिमान क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम एक नए अध्याय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और वो है राजस्थान में प्रमुख राजवंश। और हम सबसे पहले जिस राजवंश के बारे में अध्ययन करेंगे वो है गुर्जर प्रतिहार राजवंश। अब देखना, जब हमने राजपूत काल के बारे में बात की थी तब भी मैंने बताया था कि पूरा राजपूत काल ही गुर्जर प्रतिहारों का काल है। यानी राजपूत काल में यदि किसी राजवंश ने सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त की तो वो है गुर्जर प्रतिहार राजवंश। तो हम गुर्जर प्रतिहार राजवंश को निम्न चरणों के माध्यम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्पत्ति के बाद हम गुर्जर शब्द के उल्लेख के बारे में अध्ययन करेंगे। गुर्जर शब्द का उल्लेख, कि गुर्जर शब्द का उल्लेख कहाँ कहाँ हुआ है और किस रूप में हुआ है। उसके पश्चात हम गुर्जर प्रतिहारों की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इनकी क्या क्या विशेषताएं रही है, ये राजवंश कैसे स्थापित हुआ है। फिर उसके पश्चात हम इनकी शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि गुर्जर प्रतिहारों की कौन कौन सी प्रसिद्ध शाखाएं रही है। जैसे हम बात करें, एक है मंडोर शाखा, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, मंडोर के गुर्जर प्रतिहार। एक है जालोर उज्जैन कन्नौज शाखा, जालोर उज्जैन कन्नौज शाखा। एक है भड़ौच शाखा, भड़ौच के गुर्जर प्रतिहार। और एक है राजोगढ़ शाखा, राजोगढ़ के गुर्जर प्रतिहार। तो इस प्रकार से हम गुर्जर प्रतिहार राजवंश का निम्न चरणों में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में, फिर गुर्जर शब्द के उल्लेख के बारे में, फिर उनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे, और फिर उनकी शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, और फिर एक एक शाखा के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मंडौर शाखा, फिर जालौर उज्जैन कन्नौज शाखा, फिर भड़ौच के गुर्जर प्रतिहार, फिर राजोगढ़ के गुर्जर प्रतिहार। तो देखिए, आज की कक्षा में हम गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति और गुर्जर शब्द के उल्लेख के बारे में अध्ययन करने वाले। तो अब हम गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करते हैं। गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति। अब देखना, इससे पहले हमने राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया था और वहां हमने गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के संबंध में भी उल्लेख किया था। हम यहां केवल गुर्जर प्रतिहार राजवंश की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के संबंध में तीन प्रकार के मत प्रचलित हैं। पहला है कि गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। दूसरा है कि गुर्जर प्रतिहार सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। और तीसरा है कि गुर्जर प्रतिहार विदेशी थे। अब हम इन तीनों का एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है अग्निकुंड से उत्पत्ति। अग्निकुंड से उत्पत्ति, और ये मत है चंदर बरदाई का, और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। दूसरा मत है कि गुर्जर प्रतिहार सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, और ये मत है जीएच ओझा जी का। हमने राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांतों का अध्ययन करते समय सूर्यवंशी और चंद्रवंशीय मत का अध्ययन किया था, और उस मत का प्रतिपादन किया है जीएच ओझा जी ने। लेकिन गुर्जर प्रतिहार उनमें से सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, और जीएच ओझा जी ने अपनी इस बात को प्रमाणित करने के लिए कुछ आधारों का सहारा लिया है। तो उन स्थानों पर भी इन गुर्जर प्रतिहारों को सूर्यवंशी क्षत्रिय माना गया है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ गुर्जर प्रतिहारों को सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया गया है। एक है कविराज शेखर, और इनका ग्रंथ है विद्वैसाल भंजिका। विद्वैसाल भंजिका, इसके अनुसार गुर्जर प्रतिहार सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। एक है चीनी यात्री हेनसोंग, और इनकी पुस्तक है सी यू की। इसमें भी गुर्जर प्रतिहारों को सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया गया है। एक है ग्वालियर प्रशस्ति, इसमें भी गुर्जर प्रतिहारों को सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया गया है। एक है जोधपुर शिलालेख और घटियाला शिलालेख। ये घटियाला नामक स्थान है, ये जोधपुर में ही पड़ता है, घटियाला शिलालेख। अब देखो, ये राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम का दरबारी कवि और उसका गुरु था, और इन्होंने पुस्तक लिखी है विद्वैसाल भंजिका। और इस पुस्तक में इन्होंने
अपने शिष्य महेंद्रपाल प्रथम को रघुकुल तिलक और रघुकुल चूड़ामणि नामक उपाधियों से सुशोभित किया है। और महेंद्रपाल प्रथम के पश्चात शासक बना महीपाल प्रथम, और उसी महीपाल प्रथम को इसने रघुकुल मुकुटमणि नामक उपाधि से सुशोभित किया है। अब जब इसने रघुकुल शब्द का प्रयोग किया है, रघुकुल, और रघुकुल का अर्थ है श्री राम का कुल, रघुकुल कहा जाता है श्री राम के कुल को, और श्री राम का कुल का अर्थ है ये श्री राम थे, ये सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, सूर्यवंशी क्षत्रिय। तो इस रघुकुल शब्द से स्पष्ट हो जाता है कि राजशेखर ने इनको सूर्यवंशी क्षत्रिय माना है, अर्थात इन्हें रघुकुल से संबंधित माना है। इसी प्रकार बात करें हम हेनसोंग की, तो हेनसोंग ने अपनी पुस्तक सियुकी में प्रतिहारों को क्षत्रिय कहा है। अब बात करते हैं ग्वालियर प्रशस्ति की। इस ग्वालियर प्रशस्ति में भी प्रतिहारों की उत्पत्ति लक्ष्मण से मानी गई है, और लक्ष्मण थे भगवान श्री राम के भाई, और श्री राम के भाई लक्ष्मण का अर्थ है कि ये सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, अर्थात ग्वालियर प्रशस्ति में भी इनको सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया गया है। इसी प्रकार है घटियाला शिलालेख और जोधपुर शिलालेख। इन शिलालेखों में भी इस बात को दोहराया गया है कि ये प्रतिहार राजवंश ही इसीलिए प्रतिहार कहलाया क्योंकि लक्ष्मण ने भगवान श्री राम के प्रतिहार के रूप में कार्य किया था। तो अब हम इन सभी तथ्यों को नोट कर लेते हैं। विद्वैसाल भंजिका में अपने शिष्य महेंद्रपाल प्रथम को रघुकुल तिलक, रघुकुल चूड़ामणि और रघुग्रामिणी तथा इसी महेंद्रपाल के पुत्र महीपाल प्रथम को रघुकुल मुकुटमणि या रघुकुल मुक्तामणि उपाधियों से सुशोभित किया है, अर्थात इनको सूर्यवंशी क्षत्रिय माना है, अर्थात सूर्यवंशी क्षत्रिय माना है। इसी प्रकार अब हम बात करें ग्वालियर प्रशस्ति की। ग्वालियर प्रशस्ति ये ग्वालियर प्रशस्ति प्रतिहारों की एक प्रसिद्ध प्रशस्ति है जिसे प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने लगवाया था। और इसी ग्वालियर प्रशस्ति में यह वंश सौमित्र यानी सुमित्रा का पुत्र, सौमित्र अर्थात लक्ष्मण से उत्पन्न माना है, लक्ष्मण से उत्पन्न माना है। और लक्ष्मण से उत्पन्न होने का अर्थ है कि ये सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। और इसी शिलालेख में नागभट्ट प्रथम को राम का प्रतिहार कहा गया है, राम का प्रतिहार। और राम का प्रतिहार का अर्थ है कि सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। और वत्सराज को क्षत्रिय कहा गया है। तो इन सभी बातों से प्रमाणित होता है, ग्वालियर प्रशस्ति से भी और राजशेखर की पुस्तक विद्वैसाल भंजिका से भी, कि गुर्जर प्रतिहार सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। अगला है जोधपुर शिलालेख और घटियाला शिलालेख। तो इन शिलालेखों में भी प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज माना गया है। इन शिलालेखों में प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज माना गया है और कहा गया है वह कहा गया है कि राम के अनुज
लक्ष्मण ने प्रतिहार का कार्य किया था, इसीलिए यह राजवंश प्रतिहार कहलाया। लेकिन एक बात के बारे में और ध्यान रखना है, परंतु इन शिलालेखों में प्रतिहारों का मूल पुरुष हरिश्चंद्र ब्राह्मण को माना गया है। तो अब इसके बारे में समझना, जोधपुर शिलालेख और घटियाला शिलालेख में भी इसी बात को दोहराया गया है कि इस वंश की उत्पत्ति भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण से हुई है, अर्थात गुर्जर प्रतिहार लक्ष्मण जी के वंशज हैं। और इन शिलालेखों में यह भी कहा गया है कि यह राजवंश प्रतिहारी इसीलिए कहलाया कि भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण ने उनके प्रतिहार के रूप में कार्य किया था, अर्थात प्रतिहार का अर्थ है उनके द्वारपाल के रूप में कार्य किया था, और इसी कारण यह राजवंश प्रतिहार राजवंश कहलाया। लेकिन इन्हीं शिलालेखों में एक बड़ी विचित्र बात कही गई है कि जो हमारा मूल पुरुष है वो हरिश्चंद्र ब्राह्मण है। तो लक्ष्मण का वंशज होने के कारण तो ये हो गए सूर्यवंशी क्षत्रिय, यानी इनको लक्ष्मण का वंशज मान लिया। और दूसरी तरफ ही ये दूसरी बात कह रहे हैं कि इनका मूल पुरुष हरिश्चंद्र ब्राह्मण है। तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है कि प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण की संतान है, यह बात भी सत्य है, और प्रतिहार श्री लक्ष्मण जी के वंशज हैं अर्थात सूर्यवंशी क्षत्रिय, यह बात भी सत्य है। तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है? अब देखना ये कैसे है। हरिश्चंद्र ब्राह्मण इसके थी दो पत्नियां, एक पत्नी थी क्षत्रिय पत्नी भद्रा, क्षत्रिय पत्नी जिसका नाम है भद्रा, और दूसरी पत्नी थी ब्राह्मणी पत्नी। इस ब्राह्मणी पत्नी का कोई नाम नहीं मिलता है, बस इतना पता चलता है कि एक ब्राह्मणी पत्नी थी इनके। और क्षत्रिय पत्नी भद्रा से जो संतान उत्पन्न हुई वो कहलाई क्षत्रिय प्रतिहार, और इस ब्राह्मणी पत्नी की संतान है वो कहलाई ब्राह्मण प्रतिहार। तो अब देखना कि जो गुर्जर प्रतिहार हैं वो ब्राह्मण कैसे हुए और सूर्यवंशी क्षत्रिय कैसे हुए। तो हरिश्चंद्र था, ये तो था ब्राह्मण जो इनका मूल पुरुष है। अब इसकी पत्नी थी क्षत्रिय पत्नी भद्रा, और इसी क्षत्रिय पत्नी भद्रा का संबंध था श्री लक्ष्मण जी के वंश से, और इसी क्षत्रिय पत्नी भद्रा की संतान कहलाई क्षत्रिय प्रतिहार, और इसीलिए क्षत्रिय प्रतिहार इनकी माता का संबंध लक्ष्मण के वंश से होने के कारण ही ये स्वयं को लक्ष्मण जी का वंशज मानते हैं। लेकिन यदि बात की जाए इनके मूल पुरुष के बारे में तो इनका मूल पुरुष था हरिश्चंद्र नामक एक ब्राह्मण था। तो ये हो गया कि गुर्जर प्रतिहार सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। अब हम बात करते हैं कि गुर्जर प्रतिहार विदेशी थे। अगला है विदेशी उत्पत्ति का मत। अब देखना, विदेशी उत्पत्ति के मत के संबंध में हम विभिन्न मतों का अध्ययन करेंगे, और सबसे पहला मत है कर्नल टोड और विलियम क्रूक का। कर्नल टोड प्लस विलियम क्रूक, ये गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति सक्सीथियनों से मानते हैं, सक्सीथियनों की संतान। दूसरा नंबर है स्मिथ, और हमने स्मिथ के बारे में पहले भी अध्ययन किया है। स्मिथ राजपूतों को हुणवंशी मानते थे, लेकिन गुर्जर प्रतिहारों के संबंध में स्मिथ के साथ साथ अन्य 3 विद्वानों के नाम भी ध्यान रखने हैं, स्टैनफोनो, ब्यूलर और हर्नले। ये गुर्जर प्रतिहारों को मानते हैं हुणवंशी, कि गुर्जर प्रतिहार हुणों की संतान है। तीसरा मत है कनिंघम महोदय का, कनिंघम, और ये गुर्जर प्रतिहारों को मानते हैं कुषाणवंशी, कुषाणवंशी। अगले विद्वान है जॉर्ज कैनेडी, जॉर्ज कैनेडी।
और ये गुर्जर प्रतिहारों को मानते हैं ईरानी मूल का। अगले अपने भारतीय विद्वान हैं डॉक्टर भंडारकर्ण, और डॉक्टर भंडारकर्ण ने गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति मानी है खज या खिजर जाति से। एक है भगवान लाल इंद्र जी, भगवान लाल इंद्र जी, और भगवान लाल जी इंद्र जी की एक पुस्तक है, वो है प्राचीन गुजरात का इतिहास, प्राचीन गुजरात का इतिहास। और एक है मिस्टर जैक्सन, मिस्टर जैक्सन, और इन्होंने लिखा था बम्बई गजेटियर, बम्बई गजेटियर। तो भगवान लाल इंद्र जी ने भी और मिस्टर जैक्सन ने भी अपने बम्बई गजेटियर में गुर्जर प्रतिहारों को विदेशी ही माना है। इन्होंने गुर्जर को विदेशी माना है। तो देखना, ये हो गया अपना विदेशी उत्पत्ति का मत कि गुर्जर प्रतिहारों को विदेशी कौन कौन मानते हैं। कर्नल टॉड और विलियम क्रुक, इसके बारे में हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांतों में। कर्नल टॉड और विलियम क्रुक राजपूतों की उत्पत्ति भी सक्सीथियनों से ही मानते हैं, तो गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति भी सक्सीथियनों से ही मानेंगे। दूसरा नाम आता है स्मिथ का। स्मिथ के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं, ये राजपूतों को हुणवंशी मानते हैं। इसके साथ हमें अन्य 3 विद्वानों के नाम और ध्यान रखने, स्टैनफोनो, ब्यूलर और हर्नले, ये भी गुर्जर प्रतिहारों को हुणवंशी मानते हैं। इसके अलावा है कनिंगम महोदय। कनिंगम महोदय राजपूतों को भी यूची कुषाण जाति के वंशज मानते हैं और गुर्जर प्रतिहारों को भी कुषाण वंशी ही मानते हैं। एक है जॉर्ज कैनेडी। जॉर्ज कैनेडी इन्हें ईरानी मूल का मानते हैं। अब बात करें अपने डॉक्टर भंडारकर्ण की, तो डॉक्टर भंडारकर्ण के बारे में हमने पहले भी बात की थी। डॉक्टर भंडारकर्ण इनको खज या खिजर जाति से उत्पन्न मानते हैं। एक है भगवान लाल इंद्र जी, और भगवान लाल इंद्र जी ने एक पुस्तक लिखी है प्राचीन गुजरात का इतिहास, और इस प्राचीन गुजरात के इतिहास में इन्होंने गुर्जर प्रतिहारों को विदेशी माना है और कहा है कि ये विदेशी जाति है गुर्जर, और ये कुषाणों के समय भारत आई थी। अब बात करें मिस्टर जैक्सन की। इस मिस्टर जैक्सन ने अपनी पुस्तक बम्बई गजेटियर में भी गुर्जरों को विदेशी ही माना है। तो ये सभी जितने भी गुर्जरों को विदेशी मानने वाले विद्वान हैं, ये जो गुर्जर शब्द का उल्लेख है इसको जाति के रूप में देखते हैं कि गुर्जर एक जाति थी। तो इस बात को नोट करके हमें लिखना है, नोट डाल के लिखना है, नोट। गुर्जर प्रतिहारों को विदेशी मानने वाले विद्वान गुर्जर प्रतिहारों को विदेशी मानने वाले विद्वान गुर्जर शब्द को, गुर्जर शब्द को जातिवाचक या कबीलावाचक मानते हैं। अब देखना, इस गुर्जर शब्द के बारे में हम आगे बात करेंगे कि गुर्जर शब्द का उल्लेख, कोई कहता है कि ये गुर्जर शब्द का उल्लेख एक जाति के रूप में हुआ है, लेकिन गुर्जर प्रतिहारों को भारतीय मानने वाले विद्वान दूसरी बात कहते हैं कि जो प्रतिहारों के नाम के आगे जो गुर्जर शब्द है ना, ये गुजरात पर शासन करने के कारण पड़ा है, यानी गुजरात देश पर शासन करने के कारण पड़ा है, किसी गुर्जर जाति के कारण नहीं। तो भारतीय मानने वाले विद्वान तो गुर्जर शब्द को एक देशवाचक शब्द मानते हैं कि ये देश विशेष पर शासन करने के कारण गुर्जर कहलाए हैं, लेकिन जो विदेशी मानने वाले विद्वान हैं ये गुर्जर शब्द को एक जातिवाचक शब्द मानते हैं, यानी एक कबीले विशेष से संबंधित शब्द मानते हैं कि गुर्जर शब्द है वो जातिवाचक कबीलावाचक शब्द है, कि इनका नाम जो गुर्जर है ये एक जाति विशेष के कारण पड़ा है। अगला मत है गुर्जर प्रतिहार विदेशी नहीं है, भारतीय मूल के हैं। तो देखो,
लगभग सभी भारतीय विद्वान गुर्जर प्रतिहारों को मूलतः भारतीय ही मानते हैं, केवल डॉक्टर भंडारकरण को छोड़कर। डॉक्टर भंडारकरण ने गुर्जर प्रतिहारों को खज या खिजर जाति से उत्पन्न माना है, लेकिन अन्य सभी भारतीय विद्वान जिनका नाम हमने अभी तक पढ़ा है, सभी गुर्जर प्रतिहारों को भारतीय मूल का ही मानते हैं। उनमें कौन कौन से विद्वान हैं? जैसे GH ओझा जी हैं, ये गुर्जर प्रतिहारों को सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं और भारतीय मूल का ही मानते हैं। दूसरी बात करें हम CV वैद की, CV वैद, ये सभी राजपूतों को प्राचीन वैदिक क्षत्रियों की संतान मानते हैं और इन्होंने डॉक्टर भंडारकरण के मत का खंडन भी किया था और हमने उसे राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांतों के समय पढ़ा भी था। एक है दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा भी इन्हें भारतीय मूल का मानते हैं। गोपीनाथ शर्मा, ये भी इन्हें भारतीय मूल का मानते हैं। RC मजूमदार, ये भी भारतीय मूल का मानते हैं। KM मुंशी, ये भी भारतीय मूल का मानते हैं। और कृष्ण स्वामी अयंगर, ये भी इन्हें भारतीय मूल का मानते हैं। तो एक डॉक्टर भंडारकरण को छोड़कर अन्य सभी विद्वान गुर्जर प्रतिहारों को भारतीय मूल का ही मानते हैं। और भारतीय मूल का मानने वाले विद्वान जो गुर्जर प्रतिहार शब्द में जो गुर्जर शब्द लिखा हुआ है, इस गुर्जर शब्द को देश से संबंधित मानते हैं। और ये सभी कहते हैं जो ये गुर्जर इनका नाम पड़ा है, ये किसी जाति के कारण नहीं पड़ा है, ये कोई विदेशी जाति नहीं है, ये गुजरात पर शासन करने के कारण पड़ा है। तो ये सभी विद्वान इस गुर्जर शब्द को देशवाचक मानते हैं। तो हमें नोट करके इस बात को लिखना है, गुर्जर प्रतिहारों को भारतीय मानने वाले विद्वान, भारतीय मानने वाले विद्वान गुर्जर शब्द को देशवाचक मानते हैं, देशवाचक मानते हैं। तो ये हो गए हमारे गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के संबंध में प्रचलित मत। पहला था अग्निकुंड से उत्पत्ति, दूसरा है सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, और तीसरा है विदेशी उत्पत्ति का मत, और चौथा है कि गुर्जर प्रतिहार विदेशी नहीं थे, ये भारतीय मूल के। अब दो बातें हमें ध्यान रखनी है कि गुर्जर प्रतिहारों को विदेशी बताने वाले विद्वान तो गुर्जर शब्द को एक जातिवाचक शब्द मानते हैं, यानी कबीलावाचक शब्द मानते हैं कि गुर्जर एक जाति है जो विदेशी जाति है। लेकिन गुर्जर प्रतिहारों को भारतीय मूल का मानने वाले सभी विद्वान इस गुर्जर शब्द को देश विशेष से संबंधित मानते हैं, यानी इसे जाति से संबंधित नहीं करके जोड़ते। ये कहते हैं कि गुर्जर वो गुर्जर जाति नहीं है जिस जाति को हम समझ रहे हैं। तो ये गुर्जर शब्द इनका नाम क्यों पड़ा? ये पड़ा गुजरात देश पर शासन करने के कारण। तो इसीलिए गुर्जर प्रतिहारों को भारतीय मानने वाले सभी विद्वान इस शब्द को देशवाचक मानते हैं। अब हम आगे अध्ययन करते हैं गुर्जर शब्द के उल्लेख के संबंध में। गुर्जर शब्द का उल्लेख कि ये गुर्जर शब्द है, ये जातिवाचक है या देशवाचक है, जातिवाचक या देशवाचक। अब देखना, इस गुर्जर शब्द का उल्लेख कहीं हुआ है जातिवाचक शब्द के रूप में कि गुर्जर एक जाति थी इसीलिए इनका नाम गुर्जर पड़ा। कहीं इनका उल्लेख मिलता है देशवाचक शब्द के रूप में कि ये गुजरात देश पर शासन करने के कारण ही क्या कहलाए? गुर्जर कहलाए थे। तो 4 स्थानों पर ही इनका उल्लेख जातिवाचक शब्द के रूप में मिलता है और 4 स्थानों पर ही इनका उल्लेख देशवाचक शब्द के रूप में मिलता है। अब कौन कौन से स्थान है वो? सबसे पहले हम बात करते हैं जातिवाचक के रूप में गुर्जर शब्द का उल्लेख। गुर्जर शब्द का जाति के रूप में उल्लेख, जाति के रूप में उल्लेख। अब देखना, इनका जाति के रूप में उल्लेख कहाँ कहाँ हुआ है। सबसे पहले यदि हम बात करें, एक है ऐहोल प्रशस्ति। ऐहोल प्रशस्ति, ये ऐहोल प्रशस्ति है, यह है 634 ईस्वी की है और ऐहोल प्रशस्ति है कर्नाटक में, कर्नाटक। और इसी प्रशस्ति में सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख हुआ है। गुर्जर जाति का उल्लेख हुआ है। तो परीक्षा में सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है कि गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो ध्यान रहे, गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख ऐहोल प्रशस्ति में मिलता है। और ये प्रशस्ति है किसकी? ये है चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय की। चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय की है, पुलकेशियन द्वितीय की है।
इसने लगवाया था इसको, चालुक्य नरेश पुलकेशियादित्य ने। बात करें इसके रचयिता के बारे में, इसके रचयिता हैं रवि कीर्ति। तो ये हमें ध्यान रखना है ऐहोल प्रशस्ति के बारे में। ऐहोल प्रशस्ति है 634 ईस्वी की है, चालुक्य नरेश पुलकेशियादित्य की है और इसके रचयिता रवि कीर्ति हैं। और इसी प्रशस्ति में गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। अब हम दूसरे स्थान की बात करें तो कुछ शिलालेख है, उन शिलालेखों में भी प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। तो दूसरा है निम्न शिलालेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है, यानी इन्हें गुर्जर जाति का माना गया है, गुर्जर कहा गया है। और वो कौन कौन से हैं? चारों शिलालेखों का नाम ध्यान रखना है। एक का नाम है राधनपुर शिलालेख, राधनपुर। एक का नाम है करडहा, एक का नाम है देवली शिलालेख और एक है नीलकुंड शिलालेख, नीलकुंड। तो इन चारों स्थानों पर प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। ये चार स्थान है राधनपुर शिलालेख, करडहा, देवली और नीलकुंड। इन शिलालेखों में भी प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। अब बात करें हम तीसरे के संबंध में। तीसरा है उद्धोतन सूरी द्वारा लिखित कुवलय माला ग्रंथ। तो उद्धोतन सूरी द्वारा लिखित कुवलय माला ग्रंथ में भी गुर्जर शब्द का उल्लेख है, वो एक जाति के रूप में किया गया है। कुवलय माला ग्रंथ में गुर्जर शब्द का उल्लेख एक जाति के रूप में किया गया है, एक जाति के रूप में किया गया है। और चौथे नंबर की हम बात करें तो चौथे नंबर पर आ जाएगा डॉक्टर भंडारकरण। डॉक्टर भंडारकरण प्लस प्रतिहारों को विदेशी मानने वाले विद्वान। गुर्जर शब्द को जाति विशेष से संबंधित मानते हैं, जाति विशेष से संबंधित मानते हैं। तो देखो गुर्जर प्रतिहारों का जाति के रूप में उल्लेख कहाँ कहाँ हुआ है। यदि हम इस बात की बात करें तो हमने 4 स्थानों का उल्लेख किया है। और 4 स्थान कौन कौन से हैं? सबसे पहले यदि हम बात करें ऐहोल प्रशस्ति, ऐहोल प्रशस्ति में सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख हुआ है। दूसरी बात करें कुछ शिलालेख हैं जिनमें प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है और वो है करडहा, राधनपुर, देवली और नीलकुंड। तीसरी हम बात करें तो उद्धोतन सूरी द्वारा लिखित कुवलय माला ग्रंथ, इसमें भी गुर्जर शब्द का उल्लेख एक जाति के रूप में हुआ है। और रही बात चौथे की, हमने पहले भी बात की थी कि गुर्जर प्रतिहारों को विदेशी मानने वाले सभी विद्वान, तो डॉक्टर भंडारकरण भी इन्हें विदेशी मानते हैं और अन्य सभी विदेशी मानने वाले विद्वान इस गुर्जर शब्द को जातिवाचक मानते हैं और ये कहते हैं ये गुर्जर शब्द है ना, ये एक जाति के नाम पर पड़ा है और गुर्जर जाति है वो विदेशी थी। दूसरा है गुर्जर शब्द का देशवाचक शब्द के रूप में उल्लेख। अब देखना इस गुर्जर शब्द का देशवाचक शब्द के रूप में उल्लेख कहाँ कहाँ हुआ है। सबसे पहला है स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण में पंच द्रविड़ों के वर्णन में। दूसरा है सोमदेव द्वारा लिखित, सोमदेव द्वारा लिखित वंश स्थैलिक चंपू ग्रंथ में। और तीसरा है कवि पंपा द्वारा लिखित यानी पंपाकृत विक्रमार्जुन विजय ग्रंथ में, विक्रमार्जुन विजय ग्रंथ में। और चौथा है
गुर्जर प्रतिहारों को भारतीय मानने वाले विद्वान। अब देखना, गुर्जर शब्द का जो देशवाचक शब्द के रूप में उल्लेख हुआ है वो स्कंद पुराण में पंच द्रविड़ों का वर्णन आया है, और इन पंच द्रविड़ों के वर्णन में गुर्जर शब्द का उल्लेख किया गया है, और वहां जो गुर्जर शब्द का उल्लेख हुआ है वो देशवाचक शब्द के रूप में हुआ है। इसी प्रकार हम बात करें सोमदेव द्वारा लिखित वंश स्थैलिक चंपू ग्रंथ में, इसमें गुर्जर सेना शब्द का उल्लेख हुआ है, और गुर्जर सेना शब्द का अर्थ वहां की प्रांतीय सेना से है, अर्थात वहां जो गुर्जर शब्द का उल्लेख है वो भी देशवाचक शब्द के रूप में किया गया है। ऐसे ही कवि पंपा द्वारा लिखित ग्रंथ है विक्रमार्जुन विजय। इस ग्रंथ में प्रतिहार नरेश महिपाल प्रथम को गुर्जर नरेश कहा गया है, और वहां गुर्जर नरेश का जो अर्थ लिया गया है वो गुजरात देश के नरेश से लिया गया है, यानी वहां भी गुर्जर शब्द का उपयोग है वो देशवाचक शब्द के रूप में आया है। और हम चौथे की बात करें कि गुर्जर प्रतिहारों को भारतीय मानने वाले सभी विद्वान इस गुर्जर शब्द को देशवाचक शब्द के रूप में मानते हैं। तो हम यहाँ एक लाइन लिखेंगे, इनके अनुसार प्रतिहारों का नाम गुर्जर गुजरात देश पर या गुजरात प्रदेश पर शासन करने के कारण पड़ा। किसी जाति के कारण नहीं। तो गुर्जर प्रतिहारों को भारतीय मानने वाले सभी विद्वानों का मानना है कि जो प्रतिहारों के नाम के आगे जो गुर्जर लगा हुआ है, तो इनके नाम के आगे जो गुर्जर नाम है ये गुजरात देश पर शासन करने के कारण पड़ा है, ये किसी जाति के कारण ये नाम नहीं पड़ा है। तो इसीलिए ये सभी विद्वान इस गुर्जर शब्द को एक देशवाचक शब्द मानते हैं, किसी जाति के रूप में नहीं देखते। लेकिन गुर्जर प्रतिहारों को विदेशी मानने वाले सभी विद्वान उस शब्द को एक जाति के रूप में देखते हैं। तो ये हो गया हमारा गुर्जर शब्द के बारे में उल्लेख। अब हम बात करेंगे प्रतिहार शब्द के उल्लेख के बारे में। अब हम प्रतिहार शब्द के उल्लेख के बारे में देख लेते हैं। प्रतिहार शब्द का उल्लेख। अब देखो, गुर्जर प्रतिहार दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है गुर्जर और एक है प्रतिहार। तो हमने गुर्जर शब्द के उल्लेख के बारे में तो अध्ययन कर ही लिया, अब बेचारे इस प्रतिहार शब्द को और क्यों छोड़ना। तो इस प्रतिहार शब्द के बारे में GH ओझा और RC मजूमदार जी ने व्याख्या की है। तो देखना, GH ओझा व RC मजूमदार के अनुसार प्रतिहार शब्द पद का प्रतीक है, न कि जाति का। जो महलों के बाहर रक्षा का कार्य करते थे। तो अब देखो, प्रतिहार शब्द के उल्लेख के संबंध में GH ओझा और RC मजूमदार जी ने व्याख्या की है। इनका पूरा नाम है रमेश चंद्र मजूमदार। तो ये कहते हैं कि प्रतिहार जो शब्द है इनके पद का प्रतीक है, ये इनकी जाति का प्रतीक नहीं है। यानी गुर्जर शब्द भी इनकी कोई जाति का प्रतीक नहीं है। गुर्जर क्यों कहलाए? गुर्जर देश पर शासन करने के कारण। और प्रतिहार इनके पद का प्रतीक है। पद का अर्थ है कि ये जिस पद पर कार्य करते थे, इनका काम था महलों के बाहर रक्षा करने का कार्य। जैसे लक्ष्मण ने भगवान श्री राम के प्रतिहार यानी द्वारपाल के रूप में कार्य किया था। तो इसीलिए प्रतिहार शब्द है इनके पद का प्रतीक है, जाति का नहीं, जो महलों के बाहर रक्षा का कार्य करते थे। तो ये हो गया प्रतिहार शब्द के उल्लेख के बारे में। अब देखना साथियों, हमने गुर्जर प्रतिहारों में दो चीज़ों के बारे में अध्ययन कर लिया है। एक हमने गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के संबंध में अध्ययन किया, और दूसरा हमने गुर्जर शब्द के उल्लेख के बारे में अध्ययन किया है, और तीसरा हमने प्रतिहार शब्द के उल्लेख के बारे में भी देख लिया। अब हम अगली कक्षा में इनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे और इनकी शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। यदि आप सभी को क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, इसे शेयर भी करना है ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके।
और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और सब्सक्राइब के बगल में एक घंटी का निशान आता है, बेल का आइकन, इस बेल के आइकन को भी दबाना है ताकि अगली कक्षा का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।